आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस द आर्ट ऑफ एडवोकेसी अलोंग विद द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो कैसे किया जाता है, व्हाट आर एक्चुअली द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स जो कि आप एडमिसिबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, जो आप ऐसे एविडेंस सबमिट करवा सकते हैं। किसी भी केस को प्रूव करने के लिए आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि विटनेस की क्रेडिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन कॉम्पिटेंट विटनेस है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर एक्चुअली एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज ए एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं, सेकेंडरी एविडेंसेस क्या होते हैं, किन किन सिचुएशंस में आप प्राइमरी एविडेंस जब सबमिट करवाते हैं या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करवाते हैं तो आप किस तरह से उनको एग्जिबिट करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बेसिकली द आर्ट ऑफ एडवोकेसी अलोंग विद द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो कैसे किया जाता है, व्हाट आर एक्चुअली द पॉइंट्स जो कि आपने जब व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्रॉस एग्जामिन द अदर पार्टीज विटनेसेस, तो देन आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। या फॉर एग्जांपल आपने जब अपने केस को प्रूव करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बैकबोन जो कि आपके केस को 360 पे टर्न दे सकता है वो होता है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन। जितनी इम्पोर्टेंट एविडेंस होती है किसी भी केस में जो कि बैकबोन का रोल प्ले करती है, उतनी ही इम्पोर्टेंट जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर एक्चुअली द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स जो कि आप एडमिसिबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, जो आप ऐसे एविडेंस सबमिट करवा सकते हैं। अब अगर हम इसको इन शॉर्ट देखें कि सिविल एंड क्रिमिनल लिटिगेशन में बैकबोन का रोल प्ले करता है क्यूएसओ 1984। किसी भी केस को प्रूव करने के लिए आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि विटनेस की क्रेडिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन कॉम्पिटेंट विटनेस है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर एक्चुअली एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज ए एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं, सेकेंडरी एविडेंसेस क्या होते हैं, किन किन सिचुएशंस में आप प्राइमरी एविडेंस जब सबमिट करवाते हैं या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करवाते हैं तो आप किस तरह से उनको एग्जिबिट करवाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल सेकेंडरी एविडेंस जो है वो सबमिट कराते हैं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं, तो किन किन सिचुएशंस में सेकेंडरी एविडेंस जो है वो सबमिट हो सकते हैं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स हैं, और किन किन सिचुएशंस में आप पब्लिक डॉक्यूमेंट को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब आप एविडेंस सबमिट कराते हैं तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और जज किन किन चीज़ों पे ऑब्जेक्ट कर सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एविडेंस के अगर अगर आप फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सिविल ट्रायल है, क्रिमिनल, जो भी व्हाटएवर, तो आप जो भी विटनेसेस की लिस्ट इनिशियली जो प्रोवाइड करते हैं ट्रायल स्टार्ट होते हुए या ट्रायल स्टार्ट होने के बाद, तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पे लिस्ट में प्रोवाइड किए हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप फाइनल जब एविडेंस स्टेज है उस पे आप वो सबमिट नहीं करा सकते जो लिस्ट में प्रोवाइडेड नहीं है, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को लगे कि जी कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से केस को प्रूव होने में हेल्प आउट हो सकता है, तो लिहाजा कोर्ट आपको परमिट कर सकती है कि आप जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, बीइंग ए गुड लॉयर, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने लिस्ट इनिशियली सूट फाइल करते हुए आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लिस्ट बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट वन से लेके एंड तक जो है वो आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। जब आप ड्राफ्ट कर रहे हैं केस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं अवेलेबल, जो दूसरी पार्टी के पास अवेलेबल है, तो वो आप प्रॉपर उसको मेंशन करें, ताकि आप जब फाइनल एविडेंस स्टेज पे जाएं तो आपको कोई हर्डल या दूसरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन या कोई भी ऐसी जो है वो कोई एम्बिग्विटी से जो है वो बचा जा सके, जिससे आपका केस जो है वो इफेक्ट ना हो। बहुत सारे केसेस जो है वो टेक्निकलिटी पे जो है वो खराब हो जाते हैं। चलें जी, अब हम आते हैं आर्ट ऑफ एडवोकेसी अलोंग विद
क्रॉस एग्जामिनेशन की तरफ। सबसे पहले जब आप एविडेंस की बात अगर सिविल ट्रायल की तरफ चले जाएँ, तो सबसे पहले हमने लास्ट जो है वो लेक्चर में पढ़ा था कि सिविल ट्रायल्स कैसे जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, व्हाट आर एक्चुअली दी स्टेप्स ऑफ द सिविल ट्रायल्स जो प्रोवाइडेड थे उस पूरे लेक्चर में, एक्सटेंसिव लेक्चर है, उसमें प्रोवाइडेड है। अब हम क्योंकि आज एग्जामिनेशन जो है वो ऑफ द पार्टीज क्रॉस एग्जामिनेशन और अलोंग विद एडवोकेसी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो ही आपके इश्यूज फ्रेम सिविल केसेस में इश्यूज फ्रेम होते हैं, उसके बाद एविडेंस स्टेज हो जाती है। और क्रिमिनल केसेस में जैसे 244 सीआरपीसी में अगर मैजिस्ट्रियल ट्रायल है किसी केस का, क्रिमिनल केस का, तो उसमें 244 में एविडेंस आ जाते हैं। उससे पहले यानी अगर आप कन्फेशन नहीं करता अक्यूज, तो उसके बाद वो कहता है प्रोसीड टुवर्ड्स ट्रायल, तो देन 244 में जो है वो मैजिस्ट्रेट जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड स्टार्ट करता है। अगर सेशन ट्रायल है तो वो 265 एफ में जो है वो कैटेगोरिकली जो है वो उसको सेशन ट्रायल को लेके चलता है। और कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में हाई कोर्ट में भी ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट में जो है वो ट्रायल हो सकता है, उसके लिए भी एक प्रोसेस है, कुछ चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा 540 सीआरपीसी में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो किसी भी विटनेस को एग्जामिन कर सकती है, री एग्जामिन कर सकती है। अगर उनको लगे कोई प्रोडक्शन कोई डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है उसको प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस भी करवा सकती है। तो कोर्ट के पास वास्ट पावर है, या जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका उसको दोबारा से री एग्जामिन भी किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट ये कि जो एविडेंस है, बेसिकली जब ये एविडेंस स्टेज आई, तो सबसे पहले राइट ऑफ ओपनिंग होता है प्लेंटिफ के ऊपर, और उधर अगर क्रिमिनल ट्रायल है तो उसमें प्रोसिक्यूशन जो कि कंप्लेनेंट साइड होती है, उन्होंने अपने स्टैंस के उस पे सपोर्ट में एविडेंसेस जो है वो सबमिट करवाने होते हैं। अच्छा, अब एविडेंस कौन कौन से सबमिट करवाने हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो है वो अगर एविडेंस की काइंड्स पूछे, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक दो हैं बेसिक एविडेंस की जो है वो काइंड्स। नंबर वन इज ओरल एविडेंस, जो कि डायरेक्ट कोई भी विटनेस, आई विटनेस हो सकता है, वट कोई भी विटनेस, वो जो है एक आई विटनेस होता है, जो जिसको कहते हैं ओरल एविडेंस, जो कि थ्रू एफिडेविट, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो थ्रू एफिडेविट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं अपनी, और देन उनकी स्टेटमेंट के बाद उनका दोबारा राइट होता है कि वो कोई भी उसकी सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो है वो सबमिट करवाएं कोर्ट में। तो ओरल एविडेंस के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल विच हैज बीन लेड डाउन बाय द क्यूएसओ 1984 इज बेसिकली इज दैट कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। हमने लास्ट क्यूएसओ का जो लेक्चर था उसमें बड़े डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था, पूरी क्यूएसओ को जो है वो हमने एक लेक्चर में कवर किया था। तो कहने का मकसद ये है कि क्यूएसओ 1984 जो है वो बेसिकली वो बैकबोन है किसी भी ट्रायल की, किसी भी केस को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या कैसे इंपॉर्टेंट है, जब एविडेंस आपने सबमिट कराई, ओरल एविडेंस जो डायरेक्ट एविडेंस होता है वो जमा करवाया, वो स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो विटनेसेस की सबमिट हो गई। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर वो प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस मींस ओरिजिनल इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी ओरिजिनल ही कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया गया, और उसको जो है वो प्राइमरी एविडेंस हो, वो ओरल एविडेंस को भी एक्सक्लूड कर सकता है। जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाता है, अगर आप 101 से लेके ऑनवर्ड 110 क्यूएसओ तक पढ़े, तो जो ओरल एविडेंस है वो एक्सक्लूड हो जाता है बाय द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो लिहाजा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जब आप कंटेंट की बात करते हैं किसी भी चीज के बारे में, कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में और उसके अंदर के कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप बात कर रहे होते हो, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को रिबटल दिया जा सकता है। आप वर्बली किसी भी चीज को ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। तो जब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल थे, प्राइमरी एविडेंस थे, प्राइमरी एविडेंस के अगर ओरिजिनल आपके पास मौजूद है, अगर प्राइमरी नहीं है, बाज़ औक़ात कुछ सिचुएशन में जैसे क्यूएसओ बताता है कि आपके पास जस्ट सेकेंडरी एविडेंस मौजूद होता है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, जैसे कि
ओरिजिनल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक रिकॉर्ड हो, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिजिनल अवेलेबल ना हो और ओरिजिनल मिसप्लेस्ड हो चुका हो या कोई भी ऐसा या किसी और के पोज़ेशन में हो, तो आपके पास उस सर्टिफ़ि या ऑफ़िशियल रिकॉर्ड हो, तो वो सारी उनकी सर्टिफ़ाइड कॉपी जैसे कोर्ट्स ऑफ लॉ में जो है वो उनकी जो है वो सर्टिफ़ाइड कॉपीज़ और ये सारी जो है वो कॉपीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं। जिनकी ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, तो फिर उनकी सर्टिफ़ाइड अगर पेश कर दी जाए, तो उसकी भी वैल्यू हो सकती है इक्विवेलेंट टू दैट, लेकिन वो तब एडमिसिबल है जब प्राइमरी एविडेंस या प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद नहीं है, तो देन कोर्ट अलाउ कर सकती है आपको इसके लिए। अच्छा, उसके बाद जब आपने एविडेंस सबमिट करवा दी, तो एडवर्स पार्टी का अब ये समझ लें, जो 130 ऑफ द क्यूएसओ के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज है, उसके अंडर कोर्ट जो है वो डिटरमिन 131 में, अब जब एविडेंस आपने सबमिट कराए तो 131 ऑफ द क्यूएसओ में कोर्ट एनालाइज करती है कि वेदर दैट एविडेंस इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट। अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट करती है कि जी ये एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, अभी सबमिट नहीं हो सकता, तो कोड 131 ऑफ द क्यूएसओ के अंदर जो है वो खुद डिफाइन करती है कि वेदर दैट एविडेंस इज एडमिसिबल और नॉट। तो ये क्वेश्चन आपका डिटरमिन हो गया। जब एविडेंस सबमिट हो गई, उसके बाद एडवर्स पार्टी का जो है वो राइट जो हो जाता है उसके ऊपर कि अब वो उसको क्रॉस एग्जामिन करे। क्रॉस एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्रॉस एग्जामिनेशन का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप विटनेस की क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, उसका कैरेक्टर चेक करते हैं, उसकी ट्रुथफुलनेस चेक करते हैं, उसकी वेरासिटी चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपने और शेक करना होता है उसका जो है वो क्रेडिबिलिटी विटनेस की। अगर वो झूठ बोल रहा हो तो आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है सच को, और अगर किसी जगह पे प्रूव हो जाए कि जी ये डॉक्यूमेंट इन्होंने जो है वो फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया था या फॉर एग्जांपल कोई जाली डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो यानी अब अगर फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुए और आपने वेरीफाई कर लिया और वो डॉक्यूमेंट पता चला कि वो फेक था, बोगस था या मतलब फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हुआ, तो देन उनके अगेंस्ट फॉल्स एविडेंस की जो है वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। उसके अलावा 476 जो है वो उसके अंडर वो उनके खिलाफ वही जो कोर्ट है किसी भी अदर मजिस्ट्रेट को जो है वो मार्क भी कर सकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट करें, बिकॉज दे हैव सबमिटेड दी फेक और फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। ये दोनों साइड, डिफेंस साइड भी और जो प्लेंटिफ साइड है, दोनों तरफ जो है वो ये इक्वली एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ को आप डिसीव कर रहे हो, आपने जो है वो झूठ बोला कोर्ट ऑफ लॉ में, तो लिहाजा उसके लिए कोर्ट ने जो है और लॉ ने रास्ता प्रोवाइड किया कि आप उनके अगेंस्ट क्रिमिनल लिटिगेशन जो है वो इनिशिएट करवा सकते हो, जैसे इस्तगासा वगैरह, कंप्लेंट वगैरह। अब इसके बाद आ जाएं, जब आपने एविडेंस सबमिट हो गई, अब क्रॉस एग्जामिनेशन में एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग मैंने मतलब अब तो हमें काफ़ी टाइम हो गया है प्रैक्टिकल उसके अंदर, हाई कोर्ट्स में भी, ट्राइब्यूनल्स में भी, इवन लोअर कोर्ट्स में जहाँ पे प्रॉपर ट्रायल कंडक्ट होते हैं, सेशन कोर्ट तक के जो ट्रायल्स होते हैं, एक्सटेंसिव ट्रायल वही होते हैं जिसमें प्रॉपर प्रूव किया जाता है केस को। उनमें बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसको लाइट लेते हैं। देखें, क्रॉस एग्जामिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें क्रॉस एग्जामिनेशन से ही आपने किसी भी केस को प्रूव और डिसप्रूव करना होता है। तो लिहाजा क्रॉस एग्जामिनेशन में आप एक-एक चीज़ को, एक-एक एस्पेक्ट को जो है वो टेक अप करें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम किसी एक केस में जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए थे। आप ये देखें उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए, अब कस्टडी का केस था, उसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, फेक सिग्नेचर्स के साथ। कुछ डेट्स ऐसी थी जो डेट्स जो हैं उन डेट्स पे, यानी जो फीसेस वगैरह सबमिट उन्होंने एग्ज़िबिट किए थे जो डॉक्यूमेंट्स, उन उन वो डेट्स जो हैं वो बेसिकली संडे की थी। तो लिहाजा अब ये चीज़ें कौन मतलब जज करेगा? ये लॉयर का काम है कि आपने चीज़ों को प्रॉपर एनालाइज़ करना है कि कोई चीज़ में कोई कमी ना रहे, कि किसी हर केस की अपनी जो है वो इम्पोर्टेंस होती है और हर केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि उसकी बैकबोन का रोल प्ले करते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कराएँ उन अपनी सपोर्ट में, कोशिश करें उनकी वैलिडिटी चेक कर लें, उनको जो है वो
फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन ने जो है वो इश्यू किया है। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, पहले उनकी कॉपी लें, बीइंग ए डिफेंस लॉयर तो आप उनसे कॉपी लें और कॉपी लेने के बाद आप क्या करें, उनके हर एक-एक डॉक्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी चेक करें, डेट्स चेक करें प्रॉपर, उसके अलावा उसके अंदर जो कंटेंट है उसको चेक करें। जो उन्होंने प्लीडिंग दी थी सब वेरी फर्स्ट जब एक केस पुट फॉरवर्ड हुआ था, उसमें जो प्लीडिंग सबमिट हुई थी या प्रोसिक्यूशन ने जो भी केस बनाया और वहाँ पे स्टेटमेंट सबमिट हुई थी, तो आपने सारी स्टेटमेंट्स को कोरबोरेट करना है, एक दूसरे से मैच करना है। अगर कहीं पे डेंट क्रिएट होता है, आप उसको हाइलाइट करते जाएँ और उन सारे डेंट्स को हाइलाइट करके देन यू हैव टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस एज़ पर द डेंट्स और आपने डेंट क्रिएट करना होता है। अगर आप क्रिमिनल केस के अंदर जो है वो चल रहे हैं, तो देन आप जब वहाँ डेंट क्रिएट करेंगे, तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज़्ड को मिलता है। तो अगर एक्यूज़ प्रोसिक्यूशन की साइड में अगर आप डेंट क्रिएट कर देंगे, तो एक्यूज़्ड एक्विटल हो जाएगा और अगर जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो अपने स्टैंस को क्लियरली डिफेंड कर पाए और एक्यूज्ड के खिलाफ जो है वो बाकी मामला प्रूव कर पाए तो देन वो उसको कन्विक्शन की तरफ ले जाते हैं। और सिविल लिटिगेशन में क्या होता है कि वो डिक्री हो जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ साइड से और आपने प्रॉपर एविडेंस दिए और आपके विटनेसेस सच्चे थे, देखिए चीज़ों को आपने कॉम्प्लेक्स नहीं करना। हाउएवर जब आप किसी से क्वेश्चनिंग कर रहे होते हो, क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके पास इतना बड़ा चांस होता है, एक बेहतरीन चांस होता है कि आपके पास कि आप किसी भी विटनेस के क्रेडिट को शेक कर सकते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर कोई उसमें कमी या कोई झूठ या कोई मिलावट या कोई भी फॉर एग्जांपल कोई दो नंबरी शामिल है, तो देन आप उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट करने का जो आर्ट है, इसी को आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और जो मैं कहता हूँ बेस्ट लॉयर होता है वो जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन के रूल्स रेगुलेशंस और लॉ, जैसे क्यूएसओ ने, अगर जिसको क्यूएसओ पे कमांड है, वो बेहतरीन क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। क्योंकि देखें वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपने लॉ के थ्रू जो है वो आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एविडेंस करवा दी, आप लोगों ने एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए आए अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने, आप देख देख के पढ़ना शुरू हो गए, तो जो अपोनेंट पार्टी है अगर उसको लॉ का पता है तो देन वो फौरी तौर पे ऑब्जेक्ट करेगा। जी ओरल एविडेंस सबमिट कराने आए हैं तो ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, तो उसको स्टेटमेंट खुद देने दे। देख के लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ना इलीगल है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो लिहाजा वो इनएडमिसिबल हो जाता है। या अगर वो रिकॉर्ड कर भी ले या करना भी चाहें कि देख के पढ़ें, आप अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करवाएं और वो ऑब्जेक्शन कोर्ट जब उसके ऊपर सुनेगी तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्शन बहाल हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली तो वो सस्टेन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्शन। तो लिहाजा आपका जो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो यानी आप क्रॉस एग्जामिनेशन जब कर रहे हो, एफिडेविट सबमिट हो गया एविडेंस का, एविडेंस एग्जिबिट हो गए, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर आपके पास सिर्फ फोटोकॉपीज है वो सिर्फ मार्क हो जाएंगी। मार्क हुए हुए डॉक्यूमेंट को फर्दर कोरोबोरेशन की जरूरत होती है। जैसे अकम्पलिस होता है क्यूएसओ में आर्टिकल 16 में, तो अकम्पलिस की क्रेडिबिलिटी जो है वो तब ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब वो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ कोरोबोरेट कर दिया जाता है। जैसे उसकी क्रेडिबिलिटी 129 सब क्लॉज जो सब इलस्ट्रेशन 2 में जो प्रोवाइड की गई है कि जी अकम्पलिस की जो विटनेस है, टेस्टिमनी है, वो अनवर्दी इन नेचर है। हाउएवर इट रिक्वायर्स कोरोबोरेटिव एविडेंसेस, तो लिहाजा उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कोरोबोरेशन से। इसी तरह मार्क हुए हुए डॉक्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होती जाती है जूं जूं उसमें कोरोबोरेशन होती जाती है। अच्छा, जब एविडेंस हो गया, आपने एक-एक चीज़ के ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसको उनके जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, उनकी एक-एक चीज़ को चेक करेंगे और उसमें आप कंट्राडिक्शन जो है वो जो है वो चेक करेंगे। और दूसरा, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में आपके पास इतना बड़ा प्लेग्राउंड होता है कि आप किसी भी तरफ ले जा सकते हैं। देखिए 136 क्यूएसओ आपको इतना बड़ा समंदर प्रोवाइड करता है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में कि आप लीडिंग क्वेश्चन अगले को लीड करके जिधर मर्जी ले जा सकते हैं। यानी अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो कहीं से भी, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे, आप अगले को लीड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जी अच्छा आप तो इस्लामाबाद थे या आप लाहौर थे जब ये काम हुआ। अच्छा आप तो मतलब हमें किसी ने बताया कि आप तो फलां जगह पे थे, आप बताएं किधर थे। अब कहने का मकसद ये आप उसको लीड कर सकते हैं। अच्छा आप वहाँ लाहौर में थे ना?
या फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग दैट जॉब। अच्छा, यानी आप इतने साल से जॉबलेस हैं, यानी उनको लीड करें कि वो खुद ब खुद चीज़ों को उस तरफ चले जाएँ। देखिए, मैं एक बात करता हूँ कि कोई भी शख्स, कोई भी लॉयर अगर अपने केस को मुकम्मल पढ़ के जाए और जो विटने एविडेंसेस सबमिट हुए, ज़रूर डेंट निकल आते हैं। देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा केसेज़ ऐसे होते हैं, अभी हम आज जो है वो करके आए हैं क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, उसके अंदर मतलब आप ये देखें, हर चीज़ ही जो है वो डेंट क्रिएट हो गई, हर चीज़ में। यानी एक भी चीज़ ऐसी नहीं बची जिसके अंदर जो है, जिसके ऊपर वो कहें कि रिलाय करके कि जी हम इस रिलायंस पे, इन डॉक्यूमेंट्स की इन पे रिलाय करते हुए हम अपना ये जो है वो स्टैंस क्लियर करते हैं या इसको प्रूव करते हैं, तो कोई चीज़ उनके पास प्रूव के लिए बची नहीं। तो लिहाज़ा एक और चीज़ इम्पोर्टेंट इसी में क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में, कि जितनी स्टेटमेंट में असर्शंस हैं, हर एक की क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने हर एक असर्शन का जवाब उनसे निकलवाना है या उनको आपने जो है वो उसको ज़रूर डिनायल देना है या कोई ना कोई उसके ऊपर सजेशंस रिकॉर्ड करवानी है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करवाते, तो वो कंसीडर किया जाता है कि जी वो प्रूफ है कि भई जिस फैक्ट को उन्होंने छेड़ा ही नहीं। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ग्राउंड लिए थे अपनी स्टेटमेंट में, उन 10 ग्राउंड में से उन्होंने एक आध को जो है वो क्रॉस एग्ज़ामिन किया और उसपे भी उन्हें कोई क्रेडिबल आंसर नहीं मिला, लेकिन वो बाकी जो रिमेनिंग रह गए, तो देन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड एज़ एडमिटेड फैक्ट्स, तो वो उन्होंने एडमिट कर लिए वो फैक्ट्स, तो लिहाज़ा आपका केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर जब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करने लगे हैं, तो आपने हर लिहाज से लीड करना है। अच्छा, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी क्रॉस एग्ज़ामिनेशंस पे जो है वो वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं लोगों की और बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डेड बॉडी से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए पीएफएसए, फोरेंसिक रिपोर्ट क्या थी, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या थी, जब उसके इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या थी, सैंपलिंग हुई तो कैसे उसका जो है वो उसमें क्या-क्या मामला हो, कोई सैंपल सैंपल जो है उनकी सील्स ब्रोक हुई या नहीं हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा जो विटनेसेस आपके हैं वो क्रेडिबल हैं या नहीं, आई विटनेसेस थे या नहीं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई वीडियोज़ हैं, आजकल तो 164 क्यूएसओ में ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए जितनी भी इवन स्क्रीनशॉट्स हैं, व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ऑल दीज़ थिंग्स आर एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो लिहाज़ा ये सारी चीज़ें आप जो है वो सबमिट करा सकते हैं। तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये सारी चीज़ें एडमिसिबल तो हैं, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो खोसा साहब की जो है वो जजमेंट है, उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली कुछ प्रिंसिपल जो है वो ओरिजिनेट किए कि पीएफएसए की रिपोर्ट्स यानी जो भी ऑडियोज़, वीडियोज़ या जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अगर आपने एग्ज़िबिट कराना है एज़ एन एविडेंस, तो देन उससे पहले जो प्रायर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपने यू नीड टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट्स, तो आपको वो फुलफिल करनी है और उसके बाद फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल, क्योंकि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। अगर कोर्ट ऑब्जेक्ट करे कि जी जाएँ आप जो है वो इसको पहले पीएफएसए से फोरेंसिक करवा के लाएँ और ये वो ऑल दैट, अगर ऐसा मामला है तो वेल एंड गुड, वहाँ से करवा लें। अदरवाइज़ अगर नहीं, तो फिर आप उसको सबमिट ज़रूर कराएँ क्योंकि ये एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप चले जाएँ कि जब आप क्रॉस एग्ज़ामिन कर लेते हैं और अगर क्रॉस एग्ज़ामिन आप कर रहे हैं और उसी दौरान आपको ये लगे, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर प्लेंटिफ साइड से हूँ और मेरे विटनेस को जो है वो क्रॉस एग्ज़ामिन किया जा रहा है एडवर्स पार्टी के थ्रू, और फिर क्या हुआ कि हमारे विटनेस को जिसको क्रॉस एग्ज़ामिन किया जा रहा है, उसने उन्हीं की बातें करनी शुरू कर दी या उनको एंडोर्स करना शुरू कर दिया। आपके पास फिर 2 ऑप्शन है, या उसको होस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करवा के आपके पास फिर राइट आ जाएगा कि आप उसको क्रॉस एग्ज़ामिन करें, या फिर 151 क्यूएसओ में आप उसकी इम्पीच करेंगे उसकी क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस को, या उसको होस्टाइल विटनेस जो डिक्लेयर करवा के देन उसको क्रॉस एग्ज़ामिन करेंगे खुद। तो लिहाज़ा आपके पास वास्टनेस ऑफ जो है वो वास्टनेस है आपके प्रूव करने में कि आप किसी भी तरीके से जो है वो अपने केस को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उस वक़्त क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में कितने हाज़िर दिमाग हैं। तो आप केस की फ़ाइल पढ़ना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट हुए वो वेरी इम्पोर्टेंट। अब आप ये देखें आज के केस में ही एक हाई कोर्ट में एक जो है वो क्या कहते हैं डिफेंस पार्टी ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी आज से 1.5 साल पहले, उसमें उसने एक असर्शन दी थी। अब जो एविडेंस हुआ उसके अंदर जो असर्शन दी वो उससे कंट्राडिक्ट कर रही थी।
तो अब मैं क्योंकि केस पढ़ के जाता हूँ, तो वो केस जिस वक़्त वो सामने आया, तो वो मैंने जब उनके साथ कोलैबोरेट की, वहाँ पे और यहाँ पे डेट्स का पूरा कंट्राडिक्शन आ गया। तो उससे क्या हुआ, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो उस पॉइंट पे डेंट हो गई। तो और उसके ऊपर ऑब्वियस बात है, अब नेक्स्ट जब भी अभी रिमेनिंग जो अब क्योंकि क्लोज़ तो नहीं हुई अभी, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन तो अभी चल रही है, तो लिहाज़ा अब नेक्स्ट जो भी डेट होगी उसके ऊपर जो है वो उसकी जो है वो क्रेडिबिलिटी इसके ऊपर इंजर होगी। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि जब भी कभी एविडेंस सिविल केसेस में जो ही इश्यूज फ्रेम हुए, एविडेंस स्टेज आ गई। जब एविडेंस सबमिट हुई, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दूसरी पार्टी, एडवर्स पार्टी के पास आ गया। और जब आप एडवर्स जब ये हो गया कंप्लीट, तो उसके बाद एडवर्स पार्टी का जो है वो राइट आता है एविडेंस सबमिट कराने का। वो अपनी सपोर्ट में एविडेंस सबमिट कराते हैं, और देन जो पहली पार्टी है उसका राइट आ जाता है कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन करे। और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर कोर्ट के सामने फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं, और देन केस जो है वो आपका डिसाइड हो जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि देखें, क्रॉस एग्जामिनेशन से आपके केस का फेट डिसाइड होता है। तो लिहाजा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एविडेंस हम किन किन एस्पेक्ट से रिलेटेड दे सकते हैं। अगर आप क्रिमिनल केसेस के मास्टर हैं या बनना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको पता होना चाहिए जो आर्टिकल 19 ऑफ द क्यूएसओ है, जिसके अंदर उसने बता दिया गया प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टिया जो है वो प्रोवाइडेड है, जिसे लोग रेस जस्टाई भी कहते हैं अक्सर। तो ये प्रिंसिपल क्या है, इसका मतलब ये है कि रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फैक्ट इन इशू दोनों पे आप एविडेंसेस दे सकते हैं। और इन्हीं एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए आपने, यानी चेन, क्रिमिनल केसेस में ये चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चेन, जितने भी इवेंट्स इंसिडेंट्स हुए हैं किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड, आपकी वो चेन जो है वो जुड़नी जरूरी है। कोरोबोरेशन बहुत जरूरी है। अगर कहीं एक जगह से भी डेड क्रिएट होता है या चेन जो है वो नहीं जुड़ती नेक्स्ट आने वाले फैक्ट के साथ, तो देन आपकी जो है वो उसका बेनिफिट हमेशा अक्यूज्ड को चला जाता है। सिविल केसेस में कुछ गुंजाइश होती है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होता है, तो आप किसी भी तरीके से जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं, और उसमें डेट जो है वो हो जाती है आसानी से। अब कहने का मकसद ये है, आप हैंड राइटिंग के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप सिग्नेचर्स के बारे में क्वेश्चन पुट इन कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन इज वास्टनेस होती है। किसी भी केस को प्रूव करने के लिए आपको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है क्रॉस एग्जामिन, कि आप अपनी 100% एफर्ट्स यूज करें किसी भी केस को डिसाइड करवाने में, किसी भी केस को जो है वो उसकी वेरासिटी चेक करने के लिए, विटनेस की क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल उसके कैरेक्टर को शेक करने के लिए, या किसी भी तरीके से आप जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और लीड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ में आप लीड नहीं कर सकते, हाउएवर क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके पास खुला समंदर है, ओशन है, कि जिसमें आप बहते चले जाएं और उसको बहा के लेके जाएं विटनेस को। देखें, तरीकाकार क्या होता है कि आप उसको कंफर्टेबल जोन दें, आप उसको कंफर्ट लेवल में ला के, और देन जो है, जैसे साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं या साइकोलॉजिस्ट जो आपसे जो जब आपसे चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो आपको एक फ्रेंडली माहौल देते हैं, और देन यू पीपल नीड टू डिसाइड कि जी आप जब कंफर्टेबल जोन होता है, फिर आप अंदर की सारी बातें निकाल के बाहर रखते हैं। तो इसी तरह से टेकअप होना चाहिए इसको। अब फाइनल हमें अगर इसको इन शॉर्ट जो है वो इसको अगर खत्म लमसम में बिल्कुल ख़त्म करें चंद पॉइंट्स में, तो नंबर 1 ये कि एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 ये कि जब एविडेंस, क्या-क्या चीज़ें आप एविडेंस में सबमिट करा सकते हैं। नंबर 3 ये कि प्राइमरी एविडेंस आप और ओरल एविडेंस किस तरह आप सबमिट कराते हैं। और जब ये सबमिट करा देते हैं, देन दूसरी पार्टी ने जो एग्ज़ामिन करना है, आपको क्रॉस एग्ज़ामिन करना है, उस क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में वो किन-किन दायरों के बीच में रहते हुए आपको क्रॉस एग्ज़ामिन करेंगे, या कितनी वास्टनेस है आपके उसमें, तो ये आपके क्वेश्चंस पे डिटरमिन करता है। आपने हर एक-एक चीज़ को, एक-एक पॉइंट को, डेट्स को, टाइम को, कंटेंट को, हर चीज़ को जो है वो शेक करने की कोशिश करनी है, ताकि अपने स्टैंस को आप मज़ीद प्रूव कर सकें। गॉट इट? अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इन सारी चीज़ों के साथ-साथ अगर आप डिफेंस लॉयर हैं, तो आप इसी तरह जो है वो दूसरी तरफ से जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। यही प्रिंसिपल्स, यही क्यूएसओ 1984, उसी के अंडर जो है वो रहते हुए आप लोग करते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट आखिरी चीज़, कि जब एविडेंस जो है वो सबमिट हो गया, अगर आपको लगता है कि कोई एविडेंस 2 नंबर जो है, या फ़ॉर्ज्ड या फेक डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हुआ है, तो देन आपके अगेंस्ट जो है वो फ़ॉल्स एविडेंस सबमिट कराने की क्रिमिनल
कार्रवाई भी पूरी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, तो यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच।